हेलो स्टूडेंट्स। इमेजिन करो सुबह का वक्त है, आपके घर में मम्मी किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही और पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये सीन हमारे इंडिया में नॉर्मल है, राइट? पर क्या आपको पता है कि ये सिंपल सी बात जेंडर डिवीज़न का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आज हम क्लास 10 सिविक्स का वो चैप्टर कवर करेंगे जो बोर्ड्स में 5 से 6 नंबर का आता है। और ट्रस्ट में, ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर की। हमारी सोसाइटी में एक इनविजिबल दीवार है जिसे कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब घर का काम औरत करेगी और बाहर का काम मर्द। नोट करने वाली बात है, ये डिवीजन बायोलॉजिकल नहीं है, बोले तो कुदरती नहीं है, ये सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि जब होटल में शेफ बनना हो और पैसे मिले तब वही खाना बनाने का काम मर्द कर लेता है, जो कि औरतों के लिए वो काम समझा जाता है। और इसी सोच को चैलेंज करने के लिए दुनिया भर में एगिटेशन हुए, मूवमेंट हुए, जिसे नाम दिया गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? ए वीमेन और मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मैन। मतलब कोई भी आदमी और औरत जो बिलीव करता हो कि वीमेन और मैन इक्वल है, वो फेमिनिस्ट है। अगर आप भी बिलीव करते हो तो आप भी फेमिनिस्ट हो। लेकिन ध्यान देना, फेमिनिस्ट सिर्फ औरत नहीं, मर्द भी हो सकता है। इस मूवमेंट की वजह से आज वुमेन साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, लीडर्स है। लेकिन इंडिया में असलियत क्या है, चलिए इसे देखते हैं। तो इंडिया आज भी एक पैट्रिचल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट। वुमेन को 4 तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले लिटरेसी रेट। वुमेन का लिटरेसी रेट अभी भी मेन के मुकाबले बहुत कम है। पेरेंट्स बॉयज़ की एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करते हैं। दूसरा, अनपेड वर्क। एक एवरेज इंडियन वुमेन मैन से 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। जैसे कि आप इमेजिन करो, पापा सुबह 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, शाम में 6 बजे आ गए और फिर बैठ कर टीवी वगैरह देख लेते हैं। लेकिन मम्मी की ड्यूटी सुबह 4 बजे 5 बजे से शुरू होती है और रात में सबको खाना खिलाकर बर्तन धोकर 9-10 बजे ख़त्म होती है। तो एक एवरेज इंडियन लेडी मेन के मुकाबले 1 घंटे ज़्यादा काम करती है, लेकिन उसको इस काम के बदले कोई भी पैसा नहीं मिलता। नंबर 3, सेक्स रेशियो। आज भी कई जगह पर गर्ल चाइल्ड को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जिसे हम फीमेल फ्यूटिसाइड भी कहते हैं। चौथा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स में विमेन का नंबर बहुत कम है और ये ग्राफ दिखाता है कि इंडिया में लोकसभा में विमेन एमपीज का परसेंटेज 12 से 14% है और नॉर्डिक कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 40%। अब ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या? तो लोकसभा में विमेन की मुश्किल से 14% रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि लोकल गवर्नमेंट, पंचायत हो या फिर म्यूनसिपैलिटी हो, यहाँ पे 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। और यही रिजर्वेशन की मांग पार्लियामेंट में लाने की बरसों से मांग चल रही है। तो अब देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन कि वीमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज इन आवर सोसाइटी, एक्सप्लेन। तो जैसे हमने बताया, पहले ही 4 टॉपिक दिया है, उसको आप डीपली लिख दीजिए। लिटरेसी गैप, अनपेड वर्क और सेक्स रेशियो, आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहले आते हैं सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, रिलीजन। गांधी जी ने कहा था रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग नहीं किया जा सकता। वेट, इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुइज्म या इस्लाम की पॉलिटिक्स करना चाहते थे। वो मोरल वैल्यूज की बात कर रहे थे। पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय एथिक्स। मतलब पॉलिटिक्स को रिलीजन में जो अच्छाई है उससे गाइड करना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब कम्युनलिज्म आता है। अब कम्युनलिज्म क्या है? जब कोई कहता है कि मेरा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से सुपीरियर है और हमारा इंटरेस्ट अलग है, जो कि गलत है। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में क्या क्या रूप ले सकती है, ये देखते हैं। सबसे पहला, एवरीडे बिलीव्स। दिमाग में ये बैठ जाना कि वो रिलीजन खराब है। नंबर 2, मोबिलाइजेशन। वोट मांगने के लिए सेक्रेट सिंबल्स या रिलीजियस का यूज करना, ये भी एक तरह का कम्युनलिज्म है। और सबसे बुरा है वायलेंस, यानी 2 रिलीजन के बीच में आपस में रॉइट्स होना। ये कम्युनलिज्म का सबसे बुरा रूप है। इसी को रोकने के लिए इंडिया बना एक सेक्युलर स्टेट। अब इसका क्या प्रूफ है? तो ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट? तो नंबर 1 पॉइंट, नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है या श्रीलंका का बुद्धिज्म, वैसे इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है या फिर नेशनल रिलीजन नहीं है। नंबर 2, फ्रीडम टू प्रैक्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन सबको आज़ादी देता है अपना रिलीजन फॉलो करने की। या चाहे तो रिलीजन फॉलो करे या फिर कोई भी रिलीजन फॉलो ना करे, यह आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। नंबर 3 है नो डिस्क्रिमिनेशन। बोले तो रिलीजन के बेसिस पर जॉब या एडमिशन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही 3 पॉइंट है जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आखिरी टॉपिक है कास्ट। ये इंडिया का यूनिक सिस्टम है
स्टूडेंट्स, कभी न्यूज़पेपर का मैट्रिमोनियल पेज देखा है? वहाँ आज भी लिखा होता है ब्राह्मण लड़का चाहिए या राजपूत लड़की चाहिए। ये प्रूफ है कि कास्ट सिस्टम आज भी जिंदा है। एजुकेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से कास्ट सिस्टम थोड़ा कमजोर हुआ है पर खत्म नहीं हुआ। आज भी लोग कास्ट देखे बिना शादी नहीं करते। ये तो हुआ कास्ट। अब दो ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स इन कास्ट। चलो इसको इजी तरीके से क्लियर करते हैं। सबसे पहले कास्ट इन पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है, वो देखती है कि उस एरिया में कौन से कास्ट के लोग ज्यादा है ताकि वोट मिल सके। कैबिनेट में भी हर कास्ट को जगह दी जाती है। ये तो हुआ कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या है? अब कास्ट भी स्मार्ट हो गई है। वो कोएलिशन बनाती है, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्लास मिलकर के ग्रुप बना लेती है ताकि वो पावर में आ सके। पॉलिटिक्स कास्ट को यूज करती है वोट्स के लिए और कास्ट पॉलिटिक्स को यूज करती है अपनी पहचान और राइट्स बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ कास्ट के दम पर इलेक्शन जीता जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल कास्ट की मेजोरिटी नहीं होती। नंबर 2, एक ही कास्ट के लोग अलग अलग पार्टीज को वोट देते हैं। नंबर 3, सिटिंग एमपी और एमएलए अक्सर हारते रहते हैं। अगर सिर्फ कास्ट से इलेक्शन जीता जाता तो कभी भी इलेक्शन नहीं आता। तो दोस्तों, चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि जेंडर में हमें इक्वालिटी चाहिए, रिलीजन में हमें सेक्युलरिज्म चाहिए और कास्ट में हमें डिस्क्रिमिनेशन हटाना है। ये तीनों चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज भी है और ज़रूरत भी है।